दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ई न्यूज़ वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा ठंडे कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका के बारे में, जहां पर पूरे टाइम बर्फ़ की शीट रहती है और वहां किसी भी आम इंसान का रहना बहुत मुश्किल है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे हवादार और सबसे सूखा महाद्वीप है। रहने के लिए ये एक बेहतरीन जगह लगती है। यहाँ पर हर साल बहुत कम बारिश होती है और दुनिया में सबसे तेज़ हवाएं चलती हैं। यहाँ हवा की गति 350 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा रही है। अंटार्कटिका महाद्वीप का एक और नाम भी है जो कम लोग जानते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। हालांकि ज़्यादातर लोग रेगिस्तान के बारे में सोचते समय बर्फीले पहाड़ की कल्पना करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट के लिए कोई भी जगह जहां पर जलवायु में शायद ही कभी बारिश होती हो, उसे वास्तव में रेगिस्तान कहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में पहुंचने वाला सारा पानी बर्फ के रूप में आता है। अंटार्कटिका भले ही दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, लेकिन ये बहुत ठंडा है। 1983 में वहाँ सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। औसत तापमान थोड़ा गर्म है, लेकिन समुद्र तट के किनारे -10 डिग्री सेल्सियस पर अभी भी ठंडा है। बर्फ और हिम से पूरी तरह ढका हुआ है। परिस्थितियाँ इतनी ठंडी और ड्राई हैं कि नासा ने मंगल और डीप स्पेस मिशंस के लिए इक्विपमेंट्स और रोवर्स का टेस्ट करने के लिए अंटार्कटिका के एरियाज का यूज़ किया है। हालांकि अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, फिर भी ये 5वें नंबर पर आता है। समुद्र तट का ज़्यादातर हिस्सा वास्तव में आइस शीट से बना है, जो 5 मिलियन वर्ग मील से ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। अंटार्कटिका दुनिया के साउथर्न एक्टिव वोल्केनो माउंट एयरबेस का भी घर है। फिर से ज़्यादातर लोग अंटार्कटिका जैसी बर्फीली ठंडी जगहों पर ज्वालामुखी जैसी चीज़ों की कल्पना नहीं करते हैं, लेकिन माउंट एयरबेस के गड्ढे के अंदर दुनिया की एकमात्र पिघली हुई लावा झीलें घूम रही हैं। अंटार्कटिका ने अपना नाम उत्तरी ध्रुव के विपरीत होने के कारण अर्जित किया है। इसका नाम ग्रीक शब्द अंटार्कटिक से आया है, जिसका अर्थ है आर्कटिक के अपोजिट। अंटार्कटिक आर्कटिक से बहुत अलग है, भले ही वे दोनों बर्फ और हिम से ढके हुए हैं। यदि आप एक फावड़ा निकालते हैं और आर्कटिक में खुदाई करना शुरू करते हैं तो आपको अधिक से अधिक बर्फ मिलेगी, लेकिन यदि आप अंटार्कटिक में खुदाई करते हैं तो आपको पृथ्वी, चट्टान और मिट्टी मिलेगी। अंटार्कटिका के नीचे धरती पर दबाव डालने वाली बर्फ का वजन वास्तव में इसे धरती के अंदर धकेल रहा है। अगर बर्फ पिघल जाए तो ज़मीन करीब 500 मीटर ऊपर उठ जाएगी। ये बहुत धीरे धीरे रहेगा। अगर हम एक अप्रॉक्स अनुमान माने तो 10,000 साल या उससे भी ज़्यादा। यह प्रक्रिया स्कॉटलैंड और स्कैंडिनेविया में पिछले आइस एज के बाद भी हो रही है। तो बात करते हैं कि अंटार्कटिका इतना ठंडा है तो वहाँ पर कौन से पेड़ और जानवर होते होंगे। अंटार्कटिका में जानवरों की संख्या काफ़ी कम है। ज़्यादातर जानवर तेज ठंड और हवा को झेल नहीं पाते। जो जानवर वहाँ रहते हैं वो हज़ारों सालों में जलवायु को झेलने के लिए खुद को ढाल चुके हैं। अंटार्कटिका के आसपास के समुद्र में व्हेल और सील अक्सर देखी जा सकती हैं, लेकिन इंपीरियल पेंगुइन उन कुछ स्पीशीज में से एक हैं जो पूरे साल अंटार्कटिका में रहती है और प्रजनन करती है कि वहाँ लगभग 5 मिलियन पेंगुइन्स हैं। पानी में व्हेल और सील के साथ साथ कई तरह की मछलियाँ भी हैं जिन्हें पेंगुइन खाना पसंद करते हैं। इन मछलियों में एक खास अनुकूल होता है, उनके खून में एंटी फ्रीज होता है। ये उन्हें पानी में जमने से रोकता है। अंटार्कटिका की जलवायु का मतलब है कि वहाँ बहुत ज़्यादा पौधे नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा धूप नहीं है और मिट्टी पौधों को उगाने के लिए अच्छी नहीं है। अंटार्कटिका में एक अजीब किस्म की मछली है जिसे आइस फिश कहा जाता है। उनके खून में ऑक्सीजन ले जाने के लिए कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता, लेकिन क्योंकि तापमान बहुत कम होता है इसलिए ऑक्सीजन वास्तव में बेहतर तरीके से घुलती है और उनका खून ज़्यादा साफ होता है। यही वजह है कि उनका रंग सफ़ेद होता है। अब बात करते हैं कि अगर अंटार्कटिका इतना ठंडा है तो यहाँ पर कौन रहता होगा। अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वास्तव में कोई भी वहाँ स्थायी रूप से नहीं रहता। अलग अलग देशों के रिसर्चर और साइंटिस्ट अंटार्कटिका की अधिकांश आबादी बनाते हैं। वो जानवरों, जलवायु और पृथ्वी की स्टडी करने के लिए बर्फीले महाद्वीपों की यात्रा करते हैं। हर साल हज़ारों टूरिस्ट भी अद्भुत जानवरों और अन्य चीज़ों को देखने के लिए वहाँ आते हैं, लेकिन रिसर्चर्स केवल 1 साल के लिए ही वहाँ रहते हैं और कोई भी वहाँ हमेशा नहीं रहता।
अंटार्कटिका पर किसी देश की ओनरशिप नहीं है, इसलिए वहाँ एक संधि है जिसके अनुसार अंटार्कटिका का उपयोग केवल साइंटिफिक रिसर्च जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है। 1961 की अंटार्कटिका संधि पर अब तक 53 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और इसमें कहा गया है कि इस क्षेत्र का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। 18 अलग अलग देश नियमित रूप से अंटार्कटिका में साइंटिस्ट के ग्रुप को भेजते हैं ताकि महाद्वीप का अध्ययन किया जा सके। इनमें अमेरिका, रूस, चिली, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा और सबसे बड़े स्टेशन हैं। सबसे बड़े रिसर्च स्टेशन को मैकमुर्डो स्टेशन कहा जाता है, जहां आप गर्मियों के दौरान 1000 से ज़्यादा अलग अलग साइंटिस्ट को काम करते हुए देख सकते हैं। अंटार्कटिका वैज्ञानिकों के लिए उल्कापिंड का अध्ययन करने के लिए एक अच्छी जगह है। सफ़ेद बर्फ और बर्फ़ की वजह से उन्हें ढूंढना कंपैरेटिवली आसान हो सकता है और बर्फ़ उन्हें अपनी जगह पर रखती है। अब बात करते हैं कि अंटार्कटिका में इंडिया का क्या रोल है और वो अंटार्कटिक ट्रीटी का पार्ट कब बना। भारत का अंटार्कटिका में एक महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका है। भारत ने अंटार्कटिका में अपने अनुसंधान कार्यों की शुरुआत 1980 के दशक में की थी और तब से साइंटिफिक रिसर्च और अंटार्कटिक क्षेत्र के संरक्षण में योगदान दे रहा है। भारत 1983 में अंटार्कटिका ट्रीटी का सदस्य बना। इसके साथ ही भारत को संधि के तहत कंसल्टेटिव स्टेट का दर्जा मिला, जिसका मतलब है कि भारत अंटार्कटिका में होने वाले इम्पोर्टेंट डिसीजन और पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा ले सकता है। भारत ने 1981 में इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम की शुरुआत की, जो अंटार्कटिका में रिसर्च और साइंटिफिक एक्टिविटीज़ के लिए भारत की प्रमुख पहल है। इस कार्यक्रम का संचालन नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के द्वारा किया जाता है। भारत के अंटार्कटिका में 2 स्थायी रिसर्च स्टेशन हैं, जहां साइंटिस्ट साल भर काम करते हैं। दक्षिण गंगोत्री ये भारत का पहला रिसर्च स्टेशन था, जिसे अब बंद कर दिया गया है क्योंकि बर्फ़ के नीचे दब गया था। अब इसका यूज़ सप्लाई बेस के रूप में किया जाता है। मैत्री 1989 ये भारत का दूसरा अंटार्कटिक स्टेशन है और अभी भी सक्रिय है। मैत्री स्टेशन शिरमाकर ओएसिस में स्थित है और यहाँ ग्लेशियोलॉजी, मेट्रोलॉजी और जियोलॉजी से जुड़े शोध होते हैं। भारती 2012 ये भारत का तीसरा और सबसे मॉडर्न रिसर्च स्टेशन है। इसे पूर्वी अंटार्कटिका में बनाया गया है। भारतीय स्टेशन से भारत ने अंटार्कटिका में एक बड़ा कदम रखा है, क्योंकि अब भारत अंटार्कटिका में भूमि पर स्थायी रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। यहाँ मुख्य रूप से ओशनोलॉजी और जियोलॉजिकल रिसर्च होते हैं। भारत अंटार्कटिका में क्लाइमेट चेंज से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहा है, विशेष रूप से बर्फ पिघलने, ग्लेशियर की गति और ओशन के इफेक्ट पर, साथ ही साथ वहाँ के पशु पक्षी। अंटार्कटिक टोपोग्राफी के प्रोटेक्शन के लिए भारत वेरियस प्रोग्राम्स और रिसर्च में पार्ट भी लेता है। अब जानते हैं अंटार्कटिका के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ब्लड फॉल्स के बारे में। अंटार्कटिका में ब्लड फॉल्स एक अनोखा और रहस्यमयी प्राकृतिक घटना है। ये पूर्वी अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर में स्थित है। ब्लड फॉल्स एक ऐसा झरना है जिसका पानी गहरे लाल रंग का दिखता है। इस झरने का लाल रंग इसे ब्लड फॉल्स नाम दिलाने का कारण है। ये गहरा लाल रंग वास्तव में पानी में मौजूद अत्यधिक मात्रा में आयरन एलिमेंट के कारण होता है। ब्लड फॉल्स का पानी आयरन रिच होता है और जैसे ही ये पानी बाहर आता है और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो इसमें ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया से पानी का रंग लाल हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोहे पर जंग लगने से उसका रंग लाल या भूरा हो जाता है। ब्लड फॉल्स के नीचे साल्ट वाटर का एक बहुत पुराना जलाशय है, जो कई लाखों साल पुराना माना जाता है। ये पानी ऑक्सीजन रहित वातावरण में फंसा हुआ है और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक अनोखा इकोसिस्टम है, जो अत्यंत ठंडे, अंधेरे और ऑक्सीजन रहित वातावरण में जीवित रहते हैं। ब्लड फॉल्स वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जीवन पृथ्वी के हार्शेस्ट एनवायरनमेंट में संभव है। इससे वैज्ञानिक ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अन्य ग्रहों पर भी इस तरह चरम वातावरण में जीवन हो सकता है, जैसे कि मंगल ग्रह या बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।